जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 1 जो था अपना, उसमें हमने प्रश्न संख्या 3 तक कर लिया था कि अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है। आज हम प्रश्न संख्या 4 यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें देखो, हिंदी में तो लिखा हुआ है 1 ब्रोमोब्यूटेन से प्रोपेन बनाने की अभिक्रिया लिखिए, और इंग्लिश में लिखा हुआ है राइट द रिएक्शन टू ऑब्टेन 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम प्रोपेन। तो मैं आपको 1 ब्रोमोब्यूटेन से प्रोपेन कैसे प्राप्त होता है ये आपको समझाता हूँ। देखो आप, तो देखो अपने पास में क्या है, 1 ब्रोमोब्यूटेन से 1 ब्रोमोब्यूटेन प्रोपेन से बनानी है। तो इसको अपने देख लेते हैं। प्रोपेन से 1 ब्रोमोब्यूटेन ठीक है। तो देखो, जो अपने पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो हो गया CH3, CH2, CH3। अब ये तो अपना क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। अब जब अपने को इससे ब्यूटेन 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, तो एक्चुअल में क्या है इसमें, अपने को क्या है कि इसमें एक कार्बन बढ़ाना है। जब एक कार्बन अपने को बढ़ाना है, तो इसके लिए अपने पहले इसकी रिएक्शन कर दी क्लोरीन से, Cl2 से रिएक्शन कर दी। तो ये आ जाएगा अपने पास CH3, CH2, तो प्यारे बच्चों, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखते रहना। मैं समय समय पर CH2, काफ़ी बच्चे मेरे पूछते भी हैं और सर अगला पार्ट कब आएगा, तो मैं जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपने आप ही आपको दे दूँगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए और आप आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए कि आपको समय पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बस आप अपनी तैयारी में लगातार लगे रहें और ये बात दिमाग में रखें, अच्छे से ध्यान में हमें रखना है कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो 100% ही आयोजित होंगे। थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, लेकिन होंगे ज़रूर। तो इसलिए अपनी तैयारी आपको बिल्कुल भी धीमा नहीं रखना है। और दूसरा, आप जो नए कक्षा 12 में आए हैं, यानी कि पुराने जो 11वीं के बच्चे थे, उसको भी अपने इस चैनल के बारे में बताइएगा, ताकि क्या है कि उनको भी इस चैनल का लाभ मिले। तो ये आ जाएगा आपका, ये 3 कार्बन हो गए और उसके साथ में क्या लग गया? क्लोरीन। तो ये बन गया क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरोप्रोपेन जो है, इसकी अभिक्रिया हमने किसे करवा दी? KCN से। तो KCN से करवा देंगे तो यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से पोटेशियम और Cl दोनों निकल गए। तो पीछे रह गया CH3, CH2, CH2 और आ गया CN। ठीक है, ये अपने पास आ गया। अब देखो, इस यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो आपको 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। अब 4 कार्बन तो अपने पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका अब चयन करवा लेते हैं। तो अब चयन हमने करवा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। हाइड्रोजन अपने इससे मिल जाएंगे।
तो ये जो CN है इसका अपचयन होगा इस हिस्से का, तो क्या आ जाएगा, ये आपने एमीन में अभिक्रिया पढ़ रखी है, ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और एक CH2 और NH2, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में ब्यूटेनेमीन। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ब्यूटेनेमीन आ गया, ये आ गया ब्यूटेनेमीन। ये बना था हमारा पीछे CH3 CH2 CH3 CH2 NH2, ये बन गया। अब ब्यूटेनेमीन है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं, नाइट्रस अम्ल से। तो नाइट्रस अम्ल अपना वही हो गया HNO2। देखो यहाँ से ऐसे, इससे बन जाएगा एल्कोहल CH3 CH2 CH2 CH2OL, ये आपका बन गया ब्यूटेनॉल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, यहाँ CH2 आएगा। अब ये ब्यूटेनॉल बन गया। अब क्योंकि हमें बनाने के लिए कह दिया है 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो 1-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए अपने पास में इसकी अभिक्रिया HBr से करवा लेते हैं। तो HBr से अभिक्रिया करवाएंगे, तो जैसे ही अपने HBr से अभिक्रिया करवाएंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ से H और यहाँ से OH, क्या निकल गया, H2O, पीछे क्या रह गया, CH3 CH2 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 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना। यहाँ से भी अपना स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो अगली जो रिएक्शन है उसमें कह रहा है निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करो, C6H5N2। तो ये आपके पास में C6H5N2Cl, ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आ गया। ये आ गया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइज़ोनियम जो क्लोराइड है ये CuBr और HBr की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या निकालो, नाइट्रोजन बाहर निकाल दो। ठीक है, फिर नाइट्रोजन बाहर निकालने के बाद में ये Cl जो है वो HCl बन के निकल जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा, नाइट्रोजन बाहर निकाल दिया, Cl बाहर निकाल दिया। अब ये जो Br है ये बेंजीन की रिंग के साथ जुड़ जाएगा। तो जैसे ही बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा ये आपका आ जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न यौगिक का IUPAC नाम दीजिए। तो देखो ये आपको साफ से पता लग रहा है कि ये जो यौगिक है वो कौन सा है। ये यौगिक है हमारा पिक्रिक अम्ल।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है देखो इस वर्ष के लिए। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 246 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में 7वां जो प्रश्न है उसके बारे में कह रहा है फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना लिखिए। तो देखो अपने को पता है कि जो फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल आ गया। अब फिनॉल जो है उसमें जब ये H पॉजिटिव आयन त्याग देता है तो फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। ये फिनॉक्साइड आयन मिल गया ना, H पॉजिटिव आयन तो त्याग देगा ये। अब इसमें अनुनादी संरचना अपने को बनानी है, तो ये आपको बहुत बार करवा रखी है। देखो ये अपना आ गया फिनॉक्साइड आयन। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, ये इधर आ गए, ऐसे करके कुल मिला के 5 रचना बन जाएगी। ये पहली हो गई और दूसरी इस तरह से हो जाएगी। तो ये सिंपल जी है, ये ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ गया, ये और फिर आगे ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे आशा है आगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना है 8वां कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है उसकी अम्लीयता पैरा मिथाइल फिनॉल से अधिक होती है, क्यों? तो देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर को अपने को इसमें देखना पड़ेगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल की स्ट्रक्चर, तो देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल तो इस प्रकार से दिखेगा। ये तो हो गया अपना फिनॉल, और पैरा पोजीशन पे कौन लगा हुआ है? NO2 समूह लगा हुआ है। फिर अपने को कह रहा है पैरा मिथाइल फिनॉल, तो पैरा मिथाइल फिनॉल जो होगा इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है और पैरा पोजीशन पे मिथाइल समूह है। ठीक है, अब NO2 समूह के बारे में हमें सबको पता है कि जो NO2 समूह होता है वो कैसा होता है? -I प्रभाव दिखाता है। इसलिए ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। क्या खींचेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो जिससे H+ आयन जल्दी से निकल जाएंगे। लेकिन CH3 है ना, उसके बारे में अपने को पता है ये कैसा होता है? +I प्रभाव वाला। तो +I प्रभाव होने से ये OH बंध मजबूत होगा और ये देर से इलेक्ट्रॉन और देर से H+ आयन छोड़ेगा, इसलिए ज़्यादा अम्लीय कौन हो गया? पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा अम्लीय क्यों है? NO2 समूह के -I प्रभाव के कारण। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना। इसके बाद में अब चलते हैं हम आगे, प्रश्न संख्या 9 से 11। अब देखो इसमें फिनॉल की जो रिएक्शन दे रखी है HCl और HCN से दे रखी है, और फिर बाद में शुष्क जिंक क्लोराइड से अभिक्रिया दे रखी है। देखो ये जो अपने पास में जो अभिक्रिया है इसको अगर अपने देखेंगे तो इसमें अगर क्या है, देखो आप ये ध्यान से देखोगे तो ये फिनॉल की अभिक्रिया HCl और HCN से दे रखी है। तो अगर इसको थोड़ा सा अपने समझना चाहें तो देखो HCl जो होगा, ठीक है, और HCN, तो पहले इनकी स्वयं की रिएक्शन आपस में क्या होगी इसको चेक कर लेते हैं। देखो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। नाइट्रोजन कैसा है? नेगेटिव,
कार्बन कैसा है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर Cl कैसा है, नेगेटिव, हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव। तो देखो ये जो नेगेटिव है वो अपना इस पे चला जाएगा, और ये जो अपने पास हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये जाएगा नाइट्रोजन पे। तो इसको अपने चेक करें तो इस प्रकार से अपने पास में एक यौगिक बन जाएगा। ये बनेगा, देखो H, ये यहाँ से लिया ना, HC। अब इसका ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे अपने कौन ले जा रहे हैं, अपने ले जा रहे हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन ले जाओ, ये क्लोरीन ले गए। अब यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और ये आ जाएगा N। अब इस नाइट्रोजन पे कौन आएगा, इस नाइट्रोजन पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये वाला। तो ये इस प्रकार से बन गया, ठीक है। अब इसी की जो रिएक्शन है वो आगे होगी। इसको क्या, इसको अपने बोलेंगे क्लोरएल्डेमीन। तो ये एल्डेमीन बन गया। अब आगे अपने चेक करेंगे तो देखो इसमें क्या होगा। देखो इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ। तो देखो ये तो अपने पास में आ गया फिनॉल। तो फिनॉल की अभिक्रिया अभी मैंने आपको जो बताया, HC डबल बॉन्ड NHCl, इससे करवा दी। अब देखो यहाँ क्या होता है, फिनॉल में हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा ना। अब ये हाइड्रोजन जो हमने, ये हाइड्रोजन यहाँ से और ये Cl यहाँ से, तो HCl निकल गया। तो जैसे ही HCl निकल गया तो क्या प्राप्त हो गया, -HCl लिख देता हूँ, और ये आ गया OH। ये आ गया CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब जो दे रखा है ना ड्राई जिंक क्लोराइड, इससे अभिक्रिया होगी डाई जिंक क्लोराइड। इसमें ध्यान रखना है ड्राई जिंक क्लोराइड के साथ में H2O भी लेना होगा, जो इसने दिया हुआ नहीं, ठीक है। तो जैसे ये इससे अभिक्रिया होगी तो देखो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, जगह मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ। तो देखो अभी इन दोनों की रिएक्शन हुई थी, इसकी और इसकी, ठीक है। तो मेन जो अपने पास मिला था वो ये था OH, फिर आ गया था अपना CH डबल बॉन्ड NH। अब H2O की प्रेजेंस में निर्जल जिंक क्लोराइड ले लिया। तो जब निर्जल जिंक क्लोराइड ले लिया तो देखो ये अपने पास में आ गया H2O। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है H2O का वो इसके साथ आ जाएगा। किसके साथ आ जाएगा, CH के साथ, और उधर अमोनिया बन के निकल जाएगा। तो ये आ गया OH और ये आ गया CHO। ये आ गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसको इसमें अपने कैसे सेट करें, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो बस अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई इसका ये दोनों एक साथ ले लें तो इन दोनों का जो अपने फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा, ठीक है, कौन सी रिएक्शन से, ये है गाटरमान अभिक्रिया से। तो वो आ जाएगा आपका ये,
4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना, पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से अपने इसको कर सकते हैं। अब देखो अगला जो अपने पास में रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बेंजील क्लोराइड क्लोरोएथेन से अधिक सक्रिय होता है। ये मैं पेपर ले आता हूँ एक बारी, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बेंजील क्लोराइड, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्लोरोएथेन से अधिक सक्रिय होता है, क्यों? तो देखो पहले अपने को क्या है कि ये जो बेंजील क्लोराइड है, तो बेंजील क्लोराइड का अपने को सूत्र पता होना चाहिए कि जो बेंजील क्लोराइड जो है ना, देखो बेंजील क्लोराइड जो होता है वो ऐसे होता है, ये बेंजील क्लोराइड है, ठीक है। अब बेंजील क्लोराइड जो है इससे क्या प्राप्त होगा आपको इस अभिक्रिया में, ये जैसे यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, तो इसमें आपको मिल जाएगा ये वाला। अब इसमें क्या होगा, ये जो आपके सामने प्राप्त हुआ है इसको अपने क्या बोलते हैं, बेंजील धनायन। अब इस बेंजील धनायन में क्या होता है, अनुनाद शुरू हो जाएगा, देखो ये अनुनाद शुरू हो गया, जैसे अनुनाद शुरू हो जाएगा तो इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ से, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये अनुनाद आगे से आगे मूवमेंट करता रहता है। अब इसमें क्या हुआ, अनुनाद की वजह से ये ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, और इसीलिए हम कह देंगे कि ये जो अपने पास नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए अधिक सक्रिय है, ठीक है ना, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने पास दूसरा जो अपने देखेंगे ना कि क्लोरोएथेन, अब क्लोरोएथेन जो है इसको अगर अपने देखें तो ये अपने पास आ गया CH3CH2Cl। अब ये जब Cl त्यागेगा तो ये बन जाएगा CH3CH2 प्लस, ठीक है। इसके पास भी कार्बोनाइन बना है, यहाँ तो बेंजील धनायन बना था, देखो ये क्या बन गया, एथिल कार्बोनाइन बन गया। अब इसमें क्या है, अनुनाद नहीं होता है, इसमें है अनुनाद नहीं है, इसलिए स्थायित्व को प्राप्त नहीं करेगा। तो यही वजह है कि नाभिक स्नेही अभिक्रिया के लिए क्लोरोएथेन अधिक सक्रियता नहीं दिखाता, ठीक है। अब चलते हैं देखो आगे के प्रश्न के लिए। दस तक अपने हो गए। 11वां प्रश्न है, जब एथेनोइक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अब एथेनोइक अम्ल अपने को एथेनोइक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए और फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे। तो देखो थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो देखो एथेनोइक अम्ल मतलब क्या हो गया अपना, CH3COOH। अब इसका अपचयन करवाऊंगा मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। तो जैसे ही अपचयन कराऊंगा तो फिर हाइड्रोजन काम आएंगे, ये हाइड्रोजन लगा लिए। अब यहाँ से H2O निकल गया, देखो ठीक, यहाँ 2 हाइड्रोजन काम आ गए। तो टोटल कितने काम आ गए, 1 2 3 और 4, तो ये 4 हाइड्रोजन काम आ गए। तो पीछे बच गया CH3CH2OH
H, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल, एथिल एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो जब एथेनोइक अम्ल को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचेत करते हैं तो क्या बनता है, एथेनॉल बनता है। ठीक है, इसके बाद में पार्ट बी में आ गए हम। पार्ट बी में आप देखो कि पहला एक न्यूमेरिकल दे रखा है और कह रहा है कि 0.20 एम के सी एल जो है उसके विलियन की चालकता 298 केल्विन पर 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इसकी मोलर चालकता अपने को निकालनी है। तो देखो मोलर चालकता निकालने के लिए अपने को पता है कि भाई जो सूत्र हो गया मोलर चालकता निकालने के लिए, सूत्र आपको पता है, देखो ये है लैम्डा एम इज इक्वल टू के गुणा में 1000 बटे एम लिख देते हैं। एम मतलब मोलर चालकता है यहाँ पे, एम मतलब सॉरी विलियन के सांद्रता है, तो वो कितनी दे रखी है, 0.20 एम दे रखी है और के का मान अपने पास दे रखा है 0.0248, तो ये मान रख देते हैं बस। तो ये आ जाएगा 0.0248 गुणा में 1000 बटे में 0.20 एम। तो बस इसको भाग देंगे और ये आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें, देखो 12वां प्रश्न अपना हो गया। 13वां जो प्रश्न है, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगम का नियम का कथन लिखिए। तो देखो ये आपको करवा ही रखा है, ये आपका है अनंत अनुता पर मोलर चालकता क्या होगा, उसके धनायन और ऋणायन की अनंत अनुता पर चालकता के योगफल के बराबर होती है ना। तो ये तो आप कर लेना, आ गया समझ में। फिर जो 14वां प्रश्न है, देखो इसमें क्या है, 2 अभिक्रियाएं दे रखी है और उसमें उसको सॉल्व करने के लिए दिया है। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि फिनॉल जो है ना वो Br2 से रिएक्शन कर रहा है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कर रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया करता है तो 2 उत्पाद बनते हैं। देखो एक तो बनता है ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और एक बनता है पैराब्रोमोफिनॉल। एक तो बनता है पैराब्रोमोफिनॉल और एक आपका बन जाएगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ये 2 बनते हैं क्योंकि अपने इसमें एक ही पूछा है और एक पूछा अपने को एक सी पूछा, यानी कि आपको सिर्फ एक के लिए बोला है। तो भाई ज़्यादा स्थायी तो फिर आपके पास में पैराब्रोमोफिनॉल ही होता है, तो इसी को लिख देना, फिर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखो आप, ये है ब्रोमोएथेन की NaI से अभिक्रिया। तो ये काफ़ी चर्चित सी रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, फिकलेस्टाइन अभिक्रिया है। देखो तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये यहाँ से NaBr निकल गया और आंसर आ गया, यानी कि CH3CH2I आइडो एथेन आ गया आपका। क्या आ गया, आइडो एथेन। ठीक है ना। अब देखो अपने आगे की बात करेंगे, जैसे कि रेसेमिक मिश्रण जो होता है प्रकाशिक निष्क्रिय होता है, क्यों। अब रेसेमिक मिश्रण जो है प्रकाशिक निष्क्रिय क्यों होता है। देखो रेसेमिक जो मिश्रण होगा उसमें हम जानते हैं कि इसमें
50% तो डी होता है और 50% आपके क्या होता है, एल होता है। तो 50% तो डी हो गया और 50% ही एल हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे का जो घूर्णन उत्पन्न होता है उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार, बाह्य प्रतिकार। ठीक है ना, तो इस वजह से रेसिमिक मिश्रण जो है प्रकाशिक निष्क्रिय होगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है कि ज्यामितीय समावयवता की आवश्यक 2 शर्तें लिखिए। आप देखो, अब ये जो उसकी 2 शर्तें जो अपने पूछी है, तो देखो इसमें पहली जो अपने पास में कंडीशन है वो ये होगी कि बंध का घूर्णन क्या होना चाहिए, प्रतिबंधी होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरे के लिए क्या करेंगे अपने, तो इसमें जो घूर्णन होगा ना, तो उसमें अपने को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसमें द्विआबंध या त्रिआबंध जो भी हम ले रहे हैं ना, उससे जुड़े हुए समूह दोनों अलग अलग समूह होने चाहिए। देखो कैसे भाई, अपने पास में जैसे कि ये है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये कार्बन से जुड़े हुए जो समूह होने चाहिए ये कैसे होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ की जगह मैंने 2 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों। ठीक है, इसके बाद में विलयन की मोलरता को परिभाषित कीजिए। 16 क्वेश्चन है। देखो मोलरता जो है उसका मात्रक आपको पढ़ा रखा है हमने, मोल प्रति लीटर। तो सीधा सीधा आंसर होगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोल, जो कुल मोल मात्रा है वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या को ही अपने क्या कहेंगे, विलयन की मोलरता कहते हैं। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो इसने पूछा है आदर्श विलयन के 2 उदाहरण। देखो पीछे भी मैंने आपको करवाए, इसमें ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक ही प्रकृति के अगर अपने एक ही टाइप के 2 विलयन लेंगे वो आदर्श ही होंगे। जैसे कि मान लो आपने ले लिया एथेनॉल और आपने ले लिया मेथेनॉल, तो ये भी आदर्श विलयन हो गया। ठीक है, ऐसे आपने ले लिया क्लोरोबेंजीन और आपने ले लिया ब्रोमोबेंजीन।